तो अब आता है कीवर्ड डेंसिटी। तो कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली बताता है कि हमारा जो कंटेंट है उसमें हमारे कीवर्ड्स कितनी बार आए हैं या फिर कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कंटेंट हमारा छोटा है और कीवर्ड उसमें ज्यादा आ चुके हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने कुछ टूल्स होते हैं उसके थ्रू ये चेक कर लेते हैं कंटेंट डालकर कि वहां पे हमारा जो कीवर्ड है वो ठीक से आ रहा है कि देखिए ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका हो। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे अगर आपको 100 वर्ड्स का कोई कंटेंट है और उसमें अगर 20 कीवर्ड्स मीन्स 20 टाइम्स कीवर्ड्स आ चुके हैं तो हमारी जो कीवर्ड डेंसिटी होगी 20% हो जाएगी, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। कीवर्ड डेंसिटी मैक्सिमम 4 to 5% रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। अगर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा है, लाइक 400-500 वर्ड्स का कंटेंट है, कोई ऐसे है या कोई पैराग्राफ है, तो उसमें उस टाइप से आपके कीवर्ड्स रहेंगे। अगर छोटा कंटेंट है 100-200 वर्ड्स का है तो आपके जो कीवर्ड्स रहेंगे वो थोड़े लिमिटेड रहेंगे। बस हमें बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि कीवर्ड स्टफिंग हमें ज्यादा नहीं करनी। ठीक है, तो इसके लिए ये कुछ टूल्स हैं, smallseo.tools.com, चेक SERP, कॉपीराइटली, इस टाइप से काफी सारे टूल्स आपको इजिली मिल जाएंगे गूगल पे। और अगर आपको कीवर्ड डेंसिटी से और तरीके से बचना है तो आपको क्या करना है कि कहीं पहली बात तो कॉपी कंटेंट नहीं यूज करना है, खुद से लिखना है। जब भी हम कोई कंटेंट खुद से बनाकर लिखते हैं या फिर अगर आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले रहे हो, उसको भी ढंग से एनालाइज करके लिख रहे हो, तो वहां पे भी कीवर्ड डेंसिटी हमारी बच जाती है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कीवर्ड्स आपको लिखने हैं बट अगर उसको आप लिख रहे हो तो वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप LSA कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। LSA कीवर्ड्स जैसे कल बताए थे कि उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स होते हैं या फिर उसके बारे में वो चीज रिलेट कर रहे होते हैं। और हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की बजाय लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को इसलिए टारगेट करते हैं कि उसमें हमारी लेंथ ज्यादा रहती है। दूसरा, उन कीवर्ड्स में कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं जिससे कीवर्ड डेंसिटी हमारी नॉर्मल रहती है, कभी भी इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक मैंने टूल खोला था कीवर्ड डेंसिटी चेकर का, इसमें आप स्टेप से लॉग इन कर सकते हो। मैं फिर से दिखा देता हूँ। जैसे कीवर्ड डेंसिटी चेकर, तो एसईओ रिव्यू टूल्स हैं, स्मॉल एसईओ टूल्स हैं, ये चेक SERP है। इन वेबसाइट्स पे आप इजीली जाकर अपना चेक कर सकते हो। अगर मैं इसमें चलता हूँ, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या अपना वो डालना है, टेक्स्ट डालना होगा। सेकेंड, देखिए यहाँ पर आपका सारी चीजें आ गई। आप यहाँ पे अपनी URL डाल दोगे तो आपको अपनी पूरी वेबसाइट को बता देगा कि आपकी पूरी वेबसाइट में कितनी चीजें, मतलब कितनी बार आपके रिपीट्स हुए हैं कीवर्ड और कितनी बार नहीं हुए हैं। तो वहां जाके आप चेक कर सकते हो। दूसरा, ये टेक्स्ट फॉर्म है, आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल दो। टेक्स्ट में आपको बता देगा कि कितनी बार कौन सा कीवर्ड रिपीट हुआ है और कितनी बार उसको नहीं होना चाहिए था, वो हाईलाइट करके दे देगा। वहां पे आप उसको जाके चेंज कर सकते हो, वहां पे LSA कीवर्ड्स को लगा सकते हो या फिर कुछ और वहां पे लिख सकते हो उससे रिलेटेड। ऐसे नहीं है कि आपने कीवर्ड हटा दिया कुछ भी वहां पे लिख दिया, उससे रिलेटेड आप वहां पे कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो इस टाइप से ये टूल आपका हेल्पफुल रहेगा। सेकेंडरी, तो ये चीज समझ में आएगी, कीवर्ड डेंसिटी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कीवर्ड डेंसिटी हमारी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो भी हमारे एसईओ पे इफेक्ट आता है और कंटेंट हमारा लो में चला जाता है, मींस लो क्वालिटी में वो काउंट होने लगता है। तो एसईओ की जो सब वो है कि आपका जो कंटेंट है रैंकिंग के लिए हाई होना चाहिए। लो क्वालिटी कंटेंट को गूगल कभी भी मींस प्रमोट नहीं करता है, वो ऊपर नहीं आने देता हमारी वेबसाइट को। ओके, अब आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो कंटेंट को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर कंटेंट इज रिटन इन अ वे दैट इट कैन रीच द लार्जेस्ट पॉसिबल टारगेट ऑडियंस। हमें इस टाइप से अपना कंटेंट लिखना है कि मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंच जाए। अब मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचेगा, जब हमारा कंटेंट इजी टू अंडरस्टैंड हो। अगर हमारा कंटेंट इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, डिफिकल्टीज हैं उसमें, या फिर ऐसे हमने वर्ड्स लिखे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर उनको बार बार गूगल करना पड़ रहा है उसके मीनिंग्स को, तो वहां पे वो शेयरिंग नहीं पॉसिबल हो पाती। कंटेंट थोड़ा सा फनी सा भी होना चाहिए जिससे कि लोग उसको शेयर करें। जैसे अगर हम लोग अगर अपना उसका फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम की बात करें तो कोई भी रील आती है तो हम उसको तभी शेयर करते हैं जब वो थोड़ी सी अप्रोप्रिएट होती है फिर हमें भी अच्छी लगती है। तो हमें वो थोड़ा ध्यान में रख के देखना है कि जो भी हमारी ऑडियंस है या फिर जो भी यूजर्स है वो एंगेजिंग रहे। बोरिंग सा कंटेंट हमारा नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आपने पूरा कंटेंट तो लिख दिया बट वो बोरिंग है, लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा, उनको फील नहीं आ रहा। तो उन सब चीजों से हमें बचना है। सेकंड है कि the process of optimizing content should include making sure associated keywords are present, adding meta and title tags and relevant links। हमें हेडिंग्स अच्छे से बनानी है,
उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना होगा, उसमें जो इंटरनल लिंक्स हम लोग लगाएंगे वो हमारे प्रॉपर होने चाहिए, जिससे कि अगर कोई वहां पे क्लिक कर रहा है तो हमारी वेबसाइट के दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाए। पर ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई इंटरनल लिंक किसी और ही पेज का लगा दिया, मीन्स अपनी ही वेबसाइट का लगाया, बट वो अप्रोप्रिएट वेब पेज का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहे हो और वहाँ पे एसईओ के बारे में आपको कुछ लिखा है, एसईओ वाला पेज आपने बना रखा है, बट वहाँ पे कोई एसईओ पे अगर लिंक लगाया तो एसईओ पे क्लिक करने के बाद वो गूगल एड्स पे चला गया। अगर आप इस तरीके से भी करते हो तो भी अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। अगर आप जो भी कीवर्ड पे या फिर जिस भी वर्ड पे लिंक लगा रहे हो वो फिर उसी चीज से रिलेटेड ही हमारा पेज खुलना चाहिए। तो ये होता है हमारा रेलिवेंट लिंक्स। इंटरनल लिंक्स तो कोई भी लगा सकता है, बट रेलिवेंट तभी है जब वो वहां पे उसे खोले तो वहां पे उसका कुछ ना कुछ यूजफुल उसको मिले। ऐसा नहीं है कि उसने खोला उसको वहां पे वो कंटेंट मिला ही नहीं है जिस चीज के लिए उसने वहां पे क्लिक करा था। इससे क्या होता है कि हमारी जो ऑडियंस है हमारी वेबसाइट डायरेक्टली बंद कर देती है, वो वहां से चली जाती है, और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें ध्यान में रखने हैं। फिर आता है इमेज और वीडियोस, क्योंकि देखिए हर वेबसाइट में इमेज और वीडियोस भी पड़ती हैं। कुछ कुछ में वीडियोस ज्यादा होती हैं, कुछ में कम होती हैं, नहीं तो इमेजेस तो सारी वेबसाइट में पड़ती ही पड़ती हैं। तो इमेज में क्या है कि उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए, साइज सही होना चाहिए, जो उसका रेजोल्यूशन होता है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। साइज जो है मीन्स उसका जो क्या कहते हैं उसको आप, जो एमबीज होती हैं वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा हैवी फाइल्स लगा दी हैं उसमें। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी फाइल्स लगा दोगे तो उसमें क्या होगा प्रॉब्लम, कि जो लोडिंग टाइम होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और लोडिंग टाइम इंक्रीज होगा तो फिर से यूजर्स के लिए एक गलत गलत इम्पैक्ट जाएगा कि भाई जो उनका यूजर एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर क्लिक करता है आज के टाइम में, जैसे 5G है, तो हर कोई चाहता है कि उनकी वेबसाइट तुरंत की तुरंत ओपन अप हो जाए, कोई वेट की नहीं करना चाहता। तो वहां पर ये चीज फिर दिक्कत देने लगेगी। दूसरा, it also involves accurately labeling images with metadata so search engine crawlers can read them and understand page context। हम जब भी कोई भी इमेज अपलोड करते हैं तो वहां पे एक हमें ऑप्शन मिलता है ऑल टेक्स्ट का, या फिर आप कह सकते हो अल्टरनेटिव टेक्स्ट का। वो बताता है कि हमारी जो इमेज है वो किस चीज से रिलेटेड है, हमारी इमेज में क्या चीज दिख रही है और वो किस चीज को कोरिलेट कर रही है। ये चीज डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी क्रॉलर आता है वो सारी चीजें जब पढ़ता है तो इमेज को भी वो टेक्सचुअल फॉर्म में ही पढ़ता है। क्योंकि जब तक वो टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं पढ़ेगा वो नहीं समझ पाएगा कि जो हमारी इमेज है वो क्या बताना चाह रही है, किस चीज से रिलेटेड है, क्या चीज नहीं। तो वहां पे उसके लिए यहाँ पे हमें अपना ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी डालना होता है। ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं। जैसे कंटेंट के लिए ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप एब्रिविएशन को भी यूज कर सकते हो, बट ये नहीं है कि आपने स्टार्टिंग ही एब्रिविएशन से करी है। अगर आप एब्रिविएशन यूज कर रहे हो तो स्टार्टिंग में पहले आप एब्रिविएशन को पहले डिफाइन कर दो, उसके बाद आप बाद में नीचे उसको एब्रिविएशंस को यूज कर सकते हो। इमेज और वीडियो के लिए फॉर बेटर इमेज रैंकिंग वी शुड यूज ऑल द ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। देखिए यहाँ पर आ गया, ऑल टेक्स्ट शुड बी रिलेटेड टू इमेज एंड कैन यूज अवर कीवर्ड ऑल्सो। हम लोग अपने कीवर्ड्स को और हमारा जो इमेज जो बता रही है उससे रिलेटेड भी वहाँ पे कंटेंट को वहाँ पे टैग हम डाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा कंटेंट और इमेज वीडियो रहेगा। और ये चीज हमारे सोशल मीडिया के लिए भी रहती है, सिर्फ उसे वेबसाइट्स के लिए नहीं है, सोशल मीडिया से भी रिलेटेड यही चीजें हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप साइज का रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, बट हाँ उस पे हमें अपना रेजोल्यूशन, पिक्सल्स का और ऑल टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिलता है हमें। अगर आप ऑल टेक्स्ट अपना ये फेसबुक इस पे खोलोगे, फेसबुक इंस्टाग्राम लैपटॉप, तो वहाँ पे आपको ऑल टेक्स्ट डालने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो हमें ऑल टेक्स्ट डालना चाहिए वहाँ पर, तो जिससे कि गूगल पे रैंकिंग हमें इजिली मिल जाती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हेडर और या फिर हेडिंग टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो जब भी हम कोई कंटेंट लिखते हैं तो वहाँ पे हम हेडिंग्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर आप लोग ने कभी स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में एसेज वगैरह लिखे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता था कि पहले हम एक मेन हेडिंग लिखते थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताया, फिर उसके नीचे सब हेडिंग्स लिखते थे, फिर उसके बारे में बताया, फिर अगर उसके नीचे कुछ और सब हेडिंग्स आ रही है, मीन सब हेडिंग्स की भी हेडिंग्स सब हेडिंग्स आ रही है, उस टाइप से हम अपना पूरा कंटेंट वहाँ पे डिजाइन करते थे। वैसे ही यहाँ पर होता है कि H1 यहाँ पे चलता है कैसे, H1 से H6 तक, मीन्स हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक। पहले हेडिंग 1 में क्या आ जाता है कि प्राइमरी कीवर्ड रीडिंग आ जाती है, कि मीन्स जो भी हमारा मेन कीवर्ड है उससे रिलेटेड कोई हम अपनी एक प्रॉपर हेडिंग बनाए, जिससे कि जो भी यूजर है या फिर जो भी ऑडियंस है पढ़ना चाहती है उसको एक शॉर्ट
डिस्क्रिप्शन मिल जाए, फिर शॉर्ट आइडियाज मिल जाए कि किस चीज से रिलेटेड कंटेंट आगे उन्हें मिलने वाला है। उसके बाद जो होगी S2 से लेके S6 तक, वो सेकेंडरी या फिर अदर कीवर्ड्स उसमें आएंगे, और वो हेडिंग 2 हेडिंग 3 इस टाइप से नीचे बनती चली जाएंगी, या फिर आप कह सकते हो सब हेडिंग्स उनकी बनती चली जाएंगी। मैक्सिमम केसेस में S2 और S3 तक ही आता है। बहुत ही रेयर केस होता है कि आप H4 या H5 या फिर S6 तक जाए, क्योंकि इतनी सब हेडिंग्स कभी नहीं बनती हैं। हाँ, बट H2 S3 हमेशा बन जाती हैं। H4 और H5 थोड़ा रेयर केस में बनती हैं। ओके, और ये बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो ना तो क्रॉलर उसको देख ऑप्टिमाइज कर पाएगा ढंग से, ना ऑडियंस उसको ढंग से समझ पाएगी, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हेडिंग क्या है, सब हेडिंग्स क्या है, कंटेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सी चीज कहाँ पे लाइक करनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, वो सारी चीजें वहाँ पे डिस्क्राइब अच्छे से नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे ये चीज रहती है हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब आते हैं लास्ट में अपना टेक्निकल एसईओ। ओके, तो अभी तक हमारा ऑन पेज था, अब हमारा आ गया टेक्निकल एसईओ। तो टेक्निकल एसईओ बेसिकली जो है वर्क होता है हमारे वेबसाइट से रिलेटेड ही, बट जो वो बताता है कि हमें कौन कौन से फैक्टर्स को सही करना है या फिर हमें डेवलप करना है। तो पहला फैक्टर क्या है कि साइट मैप हमें लगाना होता है। साइट मैप के लिए भी एक टूल होता है, हमें डिजाइनिंग कैसे करनी है कि हम एक टूल ओपन करते हैं, मीन्स वेबसाइट पे जाते हैं की साइट मैप्स की, वहां पे हम उनको बताते हैं कि भाई हमारी ये पर्टिकुलर वेबसाइट है और आप इसके लिए हमारा साइट मैप बना। साइट मैप क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसलिए है क्योंकि वो ये बताता है कि कितने पेजेस वहां पे हमारे अवेलेबल है, और जब भी कोई क्रॉलर या फिर सर्च इंजन का बोर्ड वहां पर आए तो सारे पेजेस को वो पढ़ ले। क्योंकि अगर हमने उन्हें मैप बनाकर नहीं दिया, मीन्स नक्शा बनाकर नहीं दिया, तो साइट सर्च इंजन नहीं मालूम कर पाएगा कि यहाँ पे कितने पेजेस अवेलेबल है और उन्हें कौन से पेज के बाद कौन सा पेज पढ़ना है। तो अगर सपोज हमारी वेबसाइट में 100 पेजेस या 120 पेजेस है, वो आया, उस क्रॉलर आया, अगर आपने साइट मैप नहीं बना रखा है, तो क्रॉलर आएगा, वो मालूम पड़ा स्टार्टिंग के 4-5 पेज या 10 पेज पेज रीड करके चला गया। वहां पे क्या है कि हमारे जो रेस्ट पेजेस हैं वो रीड आउट नहीं हो पाए। अगर वो रीड आउट नहीं हो पाएंगे तो वो वहां पे जाके इंडेक्स भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमारा साइट मैप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल। रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल बेसिकली वर्क करती है कि अगर हमें कोई पेज हाइड करना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं। अब क्वेश्चन होगा कि अगर हमने पेज हाइड ही करना है तो हमें पेज बनाना क्यों नहीं? जैसे बैंक के उसमें होता है कि हमें कोई सी बहुत सारी पेजेस ऐसे बनते हैं कि हमें वो यूजर्स को नहीं दिखाते, बट इंटरनल वर्क्स के लिए हमें बना के रखने होते हैं। लाइक आपका एडमिन पेज हो गया, या फिर अगर आप बैंक की बात करो तो वहाँ पे जहाँ पे हम लोग को यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम अपने बैंक की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, वो हो गया। कॉलेजेस या स्कूल्स की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे हम अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाल के अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, वो सारी चीजें हो गई। तो वो क्या है कि हर कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास उसका आईडी पासवर्ड है अवेलेबल। तो इन सब चीजों के लिए ही हम रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल का यूज करते हैं। इसमें क्या है कि वो पर्टिकुलर पेज यहाँ पे छुपा दिया जाता है जिससे कि क्रॉलर रीड ना करे। जब तक क्रॉलर रीड नहीं करेगा तो वो इंडेक्स नहीं होगा, इंडेक्स नहीं होगा तो कोई भी यूजर उसको रीड या फिर उसको देख नहीं पाए। अब ये सिक्योरिटी पर्पज से भी फायदेमंद है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत से लोगों से फ्रॉड हो सकता है। अगर बैंक में अगर ये चीज नहीं होगी तो उनका बैंक बैलेंस लोग जान के उसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं, स्कैम वगैरह कर सकते हैं। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। फिर आता है पेज लोड टाइम। अब पेज लोड टाइम क्या है कि बहुत सी वेबसाइट्स का लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसको सही करना होता है। अब उसको सही कैसे कर सकते हैं? क्या तो अगर फालतू के उसमें टैक्स वगैरह लगे हुए हैं या फिर एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट वगैरह वर्क हो रखा है तो उसको सही करवा सकते हैं अपने डेवलपर के थ्रू। अगर इमेजेस फाइल जो इमेज हमने लगाई है वो ज्यादा हैवी लग गई, मीन्स ज्यादा बड़ी साइजेस की लग गई हैं, तो उसका हम फॉर्मेट थोड़ा सा छोटा करवा सकते हैं। पर उसका भी एक रेशियो रहता है कि हमें सिर्फ उसी रेशियो में कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर हमने ज्यादा छोटा कर दिया तो वो ओपन अप होगी तो वो फटने लगी। हमें वो चीज भी ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें हमारे पेज लोड टाइमिंग में, जिससे कि स्पीड थोड़ी सी मैनेजेबल रहे, क्योंकि बेटर स्पीड मानी जाती है 1 to 2 सेकंड्स तक की। अगर इससे ज्यादा कोई टाइम ले रही है, कोई वेबसाइट टाइम ले रही है, तो वो थोड़ी सी ठीक नहीं मानी जाती है। उसके बाद इसमें आता है एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल सर्टिफिकेट है कि आपने बहुत सी वेबसाइट्स ऐसे ओपन अप करी होगी, तो उसमें लिखकर आता है कि दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, है ना? वहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे यूआरएल में तो HTTP आता है सिर्फ, उसमें आगे एस नहीं आता, और जो आगे एस आता है वो सिक्योर्ड होती है।
तो वो लगाने के लिए हमें एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ता है। वो हम लोग परचेज करते हैं, अपनी वेबसाइट में लगाते हैं, तो वो बताता है कि ठीक है अब हमारी जो वेबसाइट है सिक्योर्ड है, कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता है या फिर इजिली कोई इसको टेम्पर नहीं कर सकता है। ओके, इसको दिखा भी देते हैं, जैसे कि ये वेबसाइट है। अब देखिए यहाँ पर ये सिक्योर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, कनेक्शन इज सिक्योर, जो कनेक्शन है मेरा यहाँ पे सिक्योर हो रखा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है एस लगा हुआ है, मेरा सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मैंने इसका परचेस कर रखा है। अगर ये यहाँ पे नहीं होता, खाली इस टाइप से शो हो रहा होता HTTP, तो ये सिक्योर में नहीं माना जाता। बहुत सी वेबसाइट आपको इस टाइप से मिलेंगी कि यहाँ पे HTTP है, अगर आप मोबाइल में खोल रहे हो या फिर अपने लैपटॉप में खोल रहे हो, तो वहाँ पे हमें वार्निंग भी मिल जाती है। जिनके पास सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं होता, तो वहाँ पे शो भी होता है कि योर दिस कनेक्शन इज नॉट सिक्योर या फिर दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर्ड। तो वो सारी वेबसाइट्स में क्या मिसिंग होता है, हमारा सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मिसिंग रहता है। ओके, अब लोडिंग टाइम, अब लोडिंग टाइम को हमें चेक करना है किसी वेबसाइट्स का, तो कुछ टूल्स हैं, जैसे पेज स्पीड इनसाइट है, सबसे बेस्ट टूल माना जाता है। इसको भी कैसे चेक करते हैं, चेक करके देख लेते हैं। पेज स्पीड इनसाइट आप गए ऐसे। अब यहाँ पे सिंपल आपको वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है। कॉपी करा, यहाँ पर पेस्ट, एनालाइज, अभी सारी चीजें बता देगा कि कितना टाइम लग रहा है, कितनी सारी चीजें क्या दिक्कत दे रही है, क्या नहीं दे रही है, टेक्निकल फैक्टर्स के हिसाब से। थोड़ा सा टाइम लेता है ये लोड होने में, उसका पूरी एनालिसिस करके दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल का अलग दिखाएगा और डेस्कटॉप का अलग दिखाएगा, क्योंकि मोबाइल पे हमारी वेबसाइट थोड़ी अलग तरीके से दिखती है और डेस्कटॉप पे थोड़े अलग तरीके से दिखती है। उनमें जो जो इश्यूज होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे अभी क्लियर कर देगा। तो इस टूल के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हो। अगर कोई आपको बोलता है कि आपको ये वेबसाइट एनालाइज करनी है एसईओ के हिसाब से, तो इस टूल के हेल्प से आप इजिली इसको एनालाइज कर सकते हो, बता सकते हो कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें खराब हैं, या फिर कितना अच्छा उनका इम्पैक्ट फैक्टर चल रहा है, या फिर कितने अच्छा परफॉर्मेंस है। सारी चीजें यहाँ पे भी आपको मालूम पड़ जाएगी। ओके, सो देखिए मोबाइल में यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहा है 38, एसेसिबिलिटी दिखा रहा है 70, बेस्ट प्रैक्टिस 64 और एसईओ जो है 84। ये 100 में से हम लोग को इसमें नंबरिंग दे रखी है। अब क्या क्या दिक्कतें हैं, देखिए सबसे पहले तो इसका स्पीड इंडेक्स काफी ज्यादा है। 37.3 सेकेंड्स टाइम ले रही है ये मोबाइल पे खुलने के लिए, जो कि सच में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतनी देर कोई भी यूजर वेट नहीं करता। ओके, अगर अब मैं यही चीज अपने डेस्कटॉप पे देखूं, तो डेस्कटॉप में थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा है, एसेसिबिलिटी भी ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस भी ठीक हो रखी है, एसईओ भी इसका थोड़ा सा मतलब बेटर ही है, उतना ही उसी लेवल पे है। अब लोडिंग टाइम इसका कम है, वहाँ पे 34 सेकेंड्स था, यहाँ पे सिर्फ 16 सेकेंड्स है। तो दिस मीन्स कि डेस्कटॉप पे तो मेरी स्मूथली मीन्स थोड़ी सी फास्ट खुल रही है, बट मोबाइल पे भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। तो अब क्या है कि मैं यहाँ पर अपने डेवलपर को बता सकता हूँ कि भाई यहाँ पे इसका जो लोडिंग टाइम है बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो उसको आप कम करो। अब वो कहते हैं, या फिर आपको भी देखना है कि कहाँ किस वजह से ये इम्पैक्ट फैक्टर्स आ रहे हैं कि इतना टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये जो होता है बेस्ट 0 to 2 सेकेंड्स माना जाता है, मीन्स 1 सेकेंड या 1.2 सेकेंड्स में अगर कोई वेबसाइट ओपन अप हो रही है, वो बेस्ट मानी जाती है। तो हम नीचे आएंगे, देख सकते हैं कि इनिशियल सर्वर रेस्पॉन्स टाइम, जो सर्वर है उसमें इश्यूज आ रहे हैं कुछ। इमेजेस देखिए, यहाँ पे इमेजेस का जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसमें इश्यूज आ चुके हैं, इसने मुझे बता दिए। तो क्या है कि मैं इमेजेस के लिए बोल सकता हूँ। उसके बाद ये ब्लॉकिंग सोर्सेज हैं, इसमें इतना इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये ऑरेंज है, कि रेड, हम अगर रेड रेड वालों को ठीक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएंगी। अब और चलते हैं, एंश्योर टेक्स्ट रिमेन्स विजिबल ड्यूरिंग वेब फ्रंट लोड। तो ये चीज हम बता सकते हैं कि भाई इस टाइप से इन वेबसाइट इन लिंक्स पर ये दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या होगा कि अब जो डेवलपर होगा वो अपने हिसाब से चीजें चेक कर सकता है। देखिए यहाँ पे फिर से इमेज आ गया, इमेज एलिमेंट्स डू नॉट हैव एक्सप्लिसिट विड्थ एंड हाइट। कुछ इमेजेस है जिनका विड्थ और हाइट जो है प्रॉपर नहीं है, उनको हम ठीक करवा सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर आप और नीचे आओगे तो ये बाकी सारी आपको चीजें मिल जाएंगी। बटन डू नॉट हैव एसेसिबल नेम, लिंक्स डू नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूटेबल नेम। ये सारी चीजें हम अपने डेवलपर को बता के चेक करवा सकते हैं, सही करवा सकते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट्स और अच्छे तरीके से बेटर तरीके से परफॉर्म करना शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ तक चीजें सबको समझ में आ गई हैं।
तो अब जरा साइट मैप बनाना भी सीख लेते हैं कि साइट मैप हमें कैसे बनाना है। साइट मैप के लिए भी आपको एक टूल इसी टाइप से मिल सकता है, साइट मैप जनरेटर। तो एक्सएमएल साइट मैप से आप उसमें जाओगे जैसे। अब यहाँ पे आपको जिस भी वेबसाइट के लिए साइट मैप बनाना है, आप सिंपल उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दो। अगर सपोज मुझे इसी वाली वेबसाइट के लिए साइट मैप बनाना है, हालांकि इसका बना हुआ है बट ओके, मैं आप लोगों को फिर से बनाकर दिखाता हूँ। इसको पेस्ट, स्टार्ट। अभी कुछ टाइम लेगा, यहाँ पे हमारे पूरे साइट में जो है मीन्स जो पूरे पेजेस है उसको एक्सेस मतलब असाइन कर देगा अच्छे से। और उसके बाद हम फिर इसको अपने सर्वर में सेव कर देंगे, और वहां से फिर क्रॉलर उसको एक्सेस कर लेगा। अब बात आती है कि सर्वर में कैसे सेव करेंगे, तो ये काम पे हमारे डेवलपर एंड पर होता है। हम बस जो यहाँ पे फाइल डाउनलोड होगी, वो फाइल डायरेक्ट उसको हम शेयर कर देंगे। आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे सारे पेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, ये क्या है, स्लग है हमारे। वेबसाइट तो हमारी इजी वेब ही चल रही है, जहाँ पे जो आपको पेजेस के नाम दिख रहे हैं ये पर्टिकुलर पेज के बारे में बता रहा है, जो स्लग है ये सारे। ओके, नाउ ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं हम अपने व्यू साइट मैप डिटेल्स की कैसे है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मेरे सारे पेजेस बन चुके हैं। स्टार्टिंग में होम पेज आ गया, उसके बाद के सारे पेजेस आ गए। देखिए कितने सारे पेजेस थे, इसने जो जो टाइम लिया सारे एक लाइन में लगा दिए। तो अब जब भी कोई भी क्रॉलर आएगा मेरे होम पेज पर, उसके बाद वो सारे पेजेस मेरे रीड आउट कर लेगा। अब उसको कहीं ना तो भटकना पड़ेगा, ना वो भूलेगा कि भाई इसके पास सपोज वो यहाँ तक आया। अगर मैं इसके ये साइड मैप में लगाता तो क्या हो सकता था, वो यहीं से वापस चला जाए। और अब वो यहाँ आया है तो उसको मजबूरन में या फिर कुछ भी आप कह लो किसी भी तरीके से उसको सारे पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे पेजेस पहले से ही उसमें एडिट है। इसलिए हम साइड मैप लगाते हैं कि अगर उसने एक बार वो हमारे पेज वेबसाइट पर आया है तो अब मजबूरी में ही सही बट उसको सारे पेजेस को कवर अप करना पड़ेगा। ओके, तो ये होगा। अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, ये आ रहा है डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप फाइल। ये हमेशा एक्सएमएल फॉर्मेट में ही चलती है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आई थिंक इंटरनेट की कनेक्टिविटी वीक है। तो जैसे हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट जैसे हम कोई चीज इमेज वगैरह डाउनलोड करते हैं या फिर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं अपने लैपटॉप पे, डायरेक्ट उसी फॉर्मेट में वो हमारे लैपटॉप में सेव हो जाएगी। फिर वो फाइल हम अपने उठा के डेवलपर को दे सकते हैं, जो गूगल सर्च कंसोल होता है उसमें जाके वो अपलोड हो जाती है। और फिर हमारा साइट मैप वहाँ पे लग जाता है। तो फिर जो सर्च इंजन है उनको मालूम पड़ जाता है कि ठीक है ये वेबसाइट सबमिट हुई है, इसका साइट मैप आ चुका है। फिर उसके बाद वहाँ पे क्रॉलर जाके वर्क करना अपना शुरू कर देता है। अभी यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रही, अगर डाउनलोड का ऑप्शन अभी आ जाएगा तो कर लेंगे। वैसे यहीं पर ही क्लिक करते हो जाता है। घूम तो रहा है बट आई थिंक इंटरनेट वीक हो गया है थोड़ा। एक्चुअली साइट मैप है क्या? साइट में बेसिकली मैं आपको अच्छे से और समझा देता हूँ। यहाँ आइए, एक सेकेंड। देखिए, साइट मैप ये है कि हम अपना साइट मैप बनाते हैं, मीन्स एक तरीके से पूरा नक्शा बनाते हैं वेब पेजेस का। जो भी हमारे वेबसाइट के अंदर जो मल्टीपल वेब पेजेस हैं, अभी देखा आप लोग ने मैंने वेबसाइट डाली उसमें 220 से ऊपर वेब पेजेस थे। तो अगर मैं इसको नहीं सबमिट करूंगा तो वेब सर्च इंजन पे तो ये मेरी पहले से हो गई है, मीन्स रजिस्टर हो चुकी है मेरी वेबसाइट। बट जो सर्च इंजन के क्रॉलर या बोट्स होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग के एसईओ में पढ़े थे कि क्रॉलर आता है सारे पेजेस को पढ़ता है फिर इंडेक्स करता है, मीन्स स्टोर करता है, वो स्टोरिंग नहीं कर पाएगा, मीन्स इंडेक्स नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि हमारी वेबसाइट में ये कंटेंट भी पहले से अवेलेबल है। जब तक उसको नहीं मालूम होगा तब तक रैंकिंग एल्गोरिथम अपना वर्क नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद कोई यूजर अगर कोई क्वेरी करता है, कोई कीवर्ड डाल के कोई चीज सर्च करता है, तो वहां पे हमारी वेबसाइट शो नहीं होगी। तो उन सब चीजों के लिए हमें साइट मैप बनाना होता है कि हम पूरा नक्शा बना देते हैं अपने उसके वेबसाइट का, बता देते हैं कि इसमें इतने पेजेस हैं, इस पेज के बाद आपको ये वाला पेज रीड आउट करना है, फिर उसके बाद दूसरा पेज रीड आउट करना है। इस टाइप से जो भी हमारे मल्टीपल पेजेस है सारों सारे एक के नीचे एक आ जाते हैं। तो उसके बाद जब भी कोई क्रॉलर आया है, सपोज ये हमारे होम पेज पर है, तो उसको फिर सारे पेजेस रीड आउट करके जाने होंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो एक एक करके फिर सारे यहाँ पे लास्ट वाला पेज ये जैसे ये है, यहाँ तक उसको आना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं बनाया तो क्रॉलर आएगा जरूर, बट वो हो सकता है पहला पेज आए पहले पेज से लौट के चला जाए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है इसके बाद भी कोई पेजेस हैं कि नहीं है। हमने कोई मैप बनाया नहीं है, कुछ करा नहीं है। अगर हम कहीं पे जाते हैं, अगर हमें मैप ना मालूम हो या रास्ता ना मालूम हो, अक्सर हम भटक जाते हैं और आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। बट अगर हमें पहले से रूट पता होता है, मैप मालूम होता है, तो हम इजिली पूरा वहाँ पे अपना घूम फिर लेते हैं, सारे वर्क अपने कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये साइट मैप इंपॉर्टेंट होता है। ओके,
तो यहाँ पर ये अभी डाउनलोड हो नहीं रहा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते डाउनलोड हो जाता है, डोंट नो कोई इशू होगा इंटरनेट का। उसके बाद हम ये फाइल अपनी सबमिट कर देते हैं, जब डेवलपर को देते हैं वो अपना हमारे एडमिन पैनल में जाके सबमिट कर देता है, फिर हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है। बस ये इतना सा सिंपल है कि हमको बस यहाँ पे एक xmlsitemaps.com पे जाके अपना साइट मैप बना लेना है, फिर डाउनलोड करके फाइल अपने डेवलपर को देकर वर्क कंप्लीट कर देना है इसका।